बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज हमने डिस्कस करना है एविडेंस ऑफ एटम। एटम के एविडेंस के हवाले से जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं साइंटिस्ट की, उनको डिस्कस करना है। क्योंकि जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर जो एटम की हिस्ट्री के हवाले से जो थ्योरेटिकली काम किया गया था उसको हमने डिस्कस किया था। जो डिफरेंट थ्योरीज थी, जो डिफरेंट कंसेप्ट थे एटम के एग्जिस्टेंस के हवाले से, वो हमने डिस्कस किए थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच आती है साइंटिस्ट के माइंड में वो ये है कि जो एटम है उसको देखें किस तरह। तो उसके एविडेंस के हवाले से जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं उनको आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले जो अप्रोच है वो ह्यूमन आई अप्रोच है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एटम को देखने की कोशिश की जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। फोर्थ वन जो एक्सरेज यूज़ करके एटम के एविडेंस के हवाले से रिजल्ट्स दिए जाते हैं। और लास्ट वन जो एटम के एविडेंस के हवाले से जो है उसके साइज़ के हवाले से जो कंसिक्वेंसेस हैं वो हमने एंड के ऊपर डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट जो अप्रोच है एविडेंस एटम के हवाले से ह्यूमन आई अप्रोच। फर्स्टली साइंटिस्ट ट्राई टू सी एन एटम विद ह्यूमन आई। सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने कोशिश की वो जो एटम है उसको आम इंसानी आँख से देखें। बट दे फेल टू सी एन एटम बाई ह्यूमन आई। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं आम इंसानी आँख से एटम को नहीं देख सके। तो उसकी भी एक रीज़न है। विद ह्यूमन आई वी कैन सी दोज थिंग्स विच आर इंटरएक्टेड बाई विजिबल लाइट। हम आम इंसानी आँख से वही चीज़ें देखते हैं जो विजिबल लाइट की रेंज में आती हैं या जिनका इंटरेक्शन जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के साथ होता है। इन केस ऑफ एटम द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज़ लार्ज एंड एटम इज़ अ वेरी स्मॉल। अब जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और जो एटम है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से हम there is no interaction between an atom and a visible light। तो यहाँ पे इंटरेक्शन ना होने की वजह से हम आम इंसानी आँख से एटम को नहीं देख सकते। तो जो नेक्स्ट वन अप्रोच है एविडेंस ऑफ एटम के हवाले से कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस वक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन चुकी थी तो साइंटिस्ट ने क्या किया जी, ट्राई टू सी एन एटम विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो साइंटिस्ट ने कोशिश की वो जो एटम है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें। बट दे फेल, लेकिन वो नाकाम रहे। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 और अबव 500 नैनोमीटर। अब जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे हम 500 नैनोमीटर साइज को ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट एन एटम इज़ अ वेरी स्मॉल। लेकिन एटम जो है उसका जो साइज़ है वो 500 नैनोमीटर से कम है, वो स्मॉल है। तो हम जो हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी एटम को नहीं देख सकते। उसकी भी एक रीज़न है। The source of visible light in compound microscope produce light of visible wavelength। अब जो लाइट सोर्स है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, वो जो लाइट प्रोड्यूस करता है उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो विजिबल वेवलेंथ होती है। अब जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की दैट इज लार्ज, वो बहुत ज़्यादा होती है, लंबी होती है। एंड एटम इज़ अ वेरी स्मॉल, और जो एटम है वो स्मॉल है। देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन एन एटम एंड अ विजिबल लाइट। तो वहाँ पर इंटरेक्शन जो है विजिबल लाइट वेवलेंथ एंड एटम इज़ नॉट पॉसिबल। जब इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी हम एटम को नहीं देख सकते। तो जो थर्ड अप्रोच है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन चुकी थी तो साइंटिस्ट ने ट्राई की कि इससे इलेक्ट्रॉन को देखें, इससे एक एटम को देखा जाए। तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट वर एबल टू सी एन एटम। तो जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को देखने की कोशिश की तो वो कामयाब हो गए। तो उसकी भी एक रीज़न है कि हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को क्यों देख सकते हैं। द रीज़न इसकी ये है, द सोर्स ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जब कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो जो वहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वेवलेंथ ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज़ अ वेरी स्मॉल एंड कंपेरेबल विद द साइज ऑफ एन एटम। और उसकी जो वेवलेंथ है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि जो जी हैं दैट इज़ कंपेरेबल विद द साइज ऑफ एन एटम। एटम के साइज के अराउंड अबाउट इक्वल है। तो द इंटरेक्शन बिटवीन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम इज़ पॉसिबल, जिसकी वजह से वहाँ पर इंटरेक्शन जो है एटम का और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है। जब इंटरेक्शन हो जाता है देयरफॉर वी कैन सी एन एटम बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो एटम है उसको हम देख सकते हैं। अब जो इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, अब पीस ऑफ अ ग्रेफाइट, अगर आप ग्रेफाइट का एक पीस है अगर आप उसको देखेंगे
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इट विल मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। तो ये उसको पीस को आपको 15 मिलियन टाइम्स लार्ज करके दिखाएगा उस सब्जेक्ट को। तो जो फोर्थ अप्रोच है एविडेंस ऑफ एटम के हवाले से वो एक्सरेज वर्क है। तो एक्सरेज के जो रिजल्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। इन 20th सेंचुरी एक्सरेज वर्क शोज दैट 20th सेंचुरी के अंदर एक्सरेज यूज़ की जाती हैं, उसको जो रिजल्ट्स हैं वो निकाले जाते हैं। तो एक्सरेज ने जो आपको रिजल्ट्स दिए हैं एविडेंस एटम के हवाले से वो ये हैं, द डायमीटर ऑफ एटम्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर 0.2 नैनोमीटर और 2 एंगस्ट्रॉम। अब वो एक्सरेज ने ये रिजल्ट दिए हैं जो एटम है उसका जो डायमीटर है वो आपके पास मीटर में अगर लेना चाहें तो उस इतने मीटर उसके बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर उसका डायमीटर होगा। अगर आप इसको नैनोमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो 0.2 नैनोमीटर होगा। अगर आप एंगस्ट्रॉम में मेजर करना चाहते हैं तो उसका जो डायमीटर है वो 2 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये डायमीटर ऑफ एटम के वजह से उसके रिजल्ट हैं। मैसेज ऑफ एटम रेंज फ्राम, अब जो एक्सरेज है उन्होंने कहा जो है मैस रेंज जो एटम की वो बताई है वो ये है 10⁻27 टू 10⁻25 kg। तो एक्सरेज ने ये कहा जो एटम है उसका जो मैस है वो 10⁻27 या 10⁻25 की रेंज में ही होगा। तो इन टर्म ऑफ AMU अगर हम इसी मैस को अगर हम AMU में लेके जाते हैं तो एटम जो मैस है वो कितना बनेगा। तो 1 AMU हमारे पास इक्वल होते हैं 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg में ये वैल्यू आएगी AMU के अंदर। अगर हम ग्राम में लेना चाहेंगे तो 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम, ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। और 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 mg, ये तो मिलीग्राम में उसकी वैल्यू ये बनेगी। तो ये है उसकी मैस रेंज एटम्स की जो एक्सरेज वर्क के रिजल्ट्स ने हमें दी है। तो लास्ट वन जो है कंसिक्वेंस क्या है जी एटम के साइज के वाले से जो रिजल्ट निकाला गया वो क्या है। अ फुल स्टॉप में हैव 2 मिलियन एटम प्रेजेंट इन इट। अगर एक स्टूडेंट जो एक फुल स्टॉप जो लगाता है उस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स होते हैं। अब भी ये देखें जो 1 मिलियन है वो 10 लाख के इक्वल है। इसका मतलब है वो जो एटम जो स्टूडेंट्स जो फुल स्टॉप लगाएंगे अपने स्टेटमेंट जो रजिस्टर पर जो स्टेटमेंट लिखते हैं उस फुल स्टॉप के अंदर 20 लाख एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब जो एटम है वो बहुत ज़्यादा समाल है। तो जो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।